हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम प्राणी उत्तक, जंतु उत्तक, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे। एनिमल टिश्यू ये आरबीएससी और सीबीएसई 11th क्लास का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि एनिमल्स में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करता है, प्राणियों के संरचनात्मक संगठन में सहायता करता है। एनिमल टिश्यूज़ या जंतु उत्तक क्या है? टिश्यू उत्तक टिश्यू सेल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो अपनी ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलरिटी रखता है। ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलरिटी इन देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन इज नोन एज टिश्यू। उत्तक कोशिकाओं का ऐसा समूह है, सेल्स का ऐसा ग्रुप है जो अपनी ओरिजिन, उत्पत्ति, संरचना, स्ट्रक्चर और कार्य, फंक्शन में सिमिलरिटी रखता है। सेल्स का ऐसा ग्रुप, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अपनी स्ट्रक्चर में, जैसे यहाँ सारी सेल्स हेक्सागोनल शेप की है, अपनी स्ट्रक्चर में सिमिलरिटी रखता हो और फंक्शन, कार्य में सिमिलरिटी रखता हो, और इन सेल्स को बनाने वाली बेसिक सेल, आधारीय कोशिका, एक ही कोशिका से ये उत्पन्न होते हों, यानी उत्पत्ति, ओरिजिन इनका अगर सिमिलर है तो ऐसी सिमिलर ओरिजिन, फंक्शन और स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने वाले सेल ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी टिश्यू की? द ग्रुप ऑफ सेल which have similar origin, structure and function is called as tissue। तीन बातें हमें याद रखनी है टिश्यू की डेफिनेशन को याद रखने के लिए। पहली बात, सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर सिमिलर होगी और फंक्शन सिमिलर होगा। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अपनी उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समानता रखता है, उत्तक कहलाता है। टिश्यू टर्म, ये टिश्यू टर्म सबसे पहले, टिश्यू टर्म को सबसे पहले प्रपोज किया था, कॉइन किया था बीचैट ने। टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय बाइकॉट। टिश्यू टर्म, उत्तक शब्द सबसे पहले यूज किया था बाइकॉट ने। तो हमें एक बात ये भी याद रखनी है, द टर्म टिश्यू वॉज कॉइन्ड बाय, प्रपोज्ड बाय बाइकॉट। बाइकॉट ने ये टिश्यू टर्म दिया था। एनिमल टिश्यूज की स्टडी, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी, औत्तकी। टिश्यूज की स्टडी करना, उत्तकों का अध्ययन करना हिस्टोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी की एक ब्रांच है। हिस्टोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, टिश्यू कहलाता है। तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है, क्या टिश्यू किसे कहेंगे? कोशिकाओं का, सेल्स का ऐसा ग्रुप जो अपने ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन, उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समानता रखता है, टिश्यू कहलाता है, उत्तक कहलाता है। ये टिश्यू टर्म, इस टिश्यू टर्म को सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट बाइकॉट ने। बाइकॉट ने
टर्म टिश्यू को प्रपोज किया था, इसीलिए टर्म टिश्यू को देने वाला साइंटिस्ट बाइकॉट को माना जाता है। इसी तरह से टिश्यू की स्टडी करना एनिमल्स में या प्लांट्स में, दोनों तरह के लिविंग बींग्स में ऊतकों का अध्ययन करना औतकी हिस्टोलॉजी कहलाता है। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। एंड हिस्टोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यूज की स्टडी क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। टर्म हिस्टोलॉजी इस हिस्टोलॉजी टर्म को सबसे पहले दिया था साइंटिस्ट मेयर ने। द टर्म हिस्टोलॉजी वॉज प्रपोज्ड बाय मेयर। मेयर को हिस्टोलॉजी टर्म देने वाले साइंटिस्ट की फॉर्म में जाना जाता है। हिस्टोलॉजी टर्म दिया था मेयर ने और टिश्यू टर्म दिया था बाइकॉट ने। एनिमल्स में बॉडी का फॉर्मेशन करने वाले, शरीर का निर्माण करने वाले कुछ फंडामेंटल टिश्यूज हैं। ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स की बॉडी में टिश्यूज अपने फंक्शन के बेस पर, ऊतक फंक्शंस के आधार पर, कार्य के बेस पर 4 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं, 4 प्रकार में विभाजित किए गए हैं। तो एनिमल्स में टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर, अगर हम एनिमल्स में टिश्यूज के टाइप्स देखें तो कार्य के आधार पर, फंक्शन के बेस पर टिश्यू को 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला टाइप है एपिथेलियम, टिश्यू, उपकला, ऊतक। सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। थर्ड मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक। और चौथा है नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। फंक्शंस के बेस पर, कार्य के आधार पर एनिमल टिश्यू, एनिमल्स में, एनिमल बॉडी में टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू जिसका मेजर फंक्शन, मेन फंक्शन है एनिमल टिश्यू का, एनिमल टिश्यू में पहला टाइप एपिथेलियम टिश्यू, इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन। सुरक्षा करना। ऐसा एनिमल टिश्यू जो एनिमल बॉडी में अदर बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, एपिथेलियम टिश्यू में इंक्लूड किया जाता है। प्रोटेक्शन के अलावा ये टिश्यू एक्सक्रीशन, सिक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन का वर्क भी करते हैं। उत्सर्जन, स्त्रवण और जनन। एनिमल बॉडी में मिलने वाला ऐसा टिश्यू जो सुरक्षा, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, सिक्रीशन, स्त्रवण और रिप्रोडक्शन, जनन में सहायता करता है, एपिथेलियम टिश्यू की कैटेगरी में आता है, उपकला ऊतक की श्रेणी में आता है। इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन, ये टिश्यू जनरली मेकिंग connection between various
बॉडी पार्ट्स। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्ट करने वाला, जोड़ने वाला। ये कनेक्टिव टिश्यू एनिमल बॉडी में मिलने वाले अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों और अंग तंत्रों को एक दूसरे से जोड़ने में सहायता करने वाला टिश्यू, कनेक्ट करने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। कनेक्टिव टिश्यू का मेजर फंक्शन क्या है? कनेक्शन करना, वेरियस बॉडी पार्ट्स के बीच में कनेक्शन एस्टेबल करना। इसी तरह से मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू का मेन फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन और मूवमेंट, गति करवाने में सहायता करता है। एनिमल बॉडी में वेरियस बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट करवाने में सहायता करता है मस्कुलर टिश्यू, क्योंकि इस टिश्यू में स्पेसिफिक नेचर होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की, संकुचित होने की, सिकुड़ने की। तो जो हम लोकोमोशन का वर्क करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक मूवमेंट करते हैं या अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करवाते हैं, ये मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट और बॉडी का एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना, इसी मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से कंडक्ट होता है। तो बॉडी में मिलने वाला ऐसा टिश्यू जिसका मेन फंक्शन क्या है? मूवमेंट करवाना, लोकोमोशन करवाना, मस्कुलर टिश्यू कहलाता है। और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू हमारी बॉडी का, एनिमल बॉडी का ऐसा एक टिश्यू है जिसका मेजर फंक्शन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। बॉडी पार्ट्स में, शरीर के वेरियस बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है नर्वस टिश्यू। हमारे शरीर के विभिन्न शरीर अंगों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, तालमेल बैठाने का काम करता है। बॉडी के वेरियस बॉडी पार्ट्स के बीच में तालमेल, कोऑर्डिनेशन बनाने का काम करता है, प्लस बॉडी पार्ट्स की वर्किंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यू। इसी के साथ साथ ये टिश्यू हेल्प इन कंडक्शन ऑफ इंपल्स, आवेग संचरण में सहायता करता है। बॉडी में वेरियस इंपल्स, जो इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स डेवलप होते हैं, विद्युतीय आवेग उत्पन्न होते हैं, जिससे बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होती है, इस इंपल्स को कंडक्ट करवाने में सहायता करता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की हेल्प से ही हमारी बॉडी आउटर एनवायरनमेंट से अवेयरनेस रखती है, आउटर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में रेस्पॉन्स देती है। तो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में हमें अवेयरनेस देने का काम करता है नर्वस टिश्यू। तो इस तरह से हमारी बॉडी में फंक्शन के बेस पर, एनिमल बॉडी में फंक्शन के बेस पर टिश्यूज 4 तरह के हैं। एपिथेलियम टिश्यू जिसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन या सिक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन, और एब्जॉर्प्शन। अवशोषण, तो बॉडी का ऐसा टिश्यू जो सुरक्षा देने का कार्य करता है, उत्सर्जन का काम करता है, स्त्रवण का काम करता है, जनन का काम करता है या अवशोषण का काम करता है, एपिथेलियम टिश्यू के अंदर में आता है। इसी तरह से कनेक्टिव टिश्यू जिसका मेन फंक्शन होगा मेकिंग कनेक्शन बिटवीन 2 डिफरेंट ऑर्गन्स और वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में संबंध स्थापित करता है, उन्हें जोड़ने का काम करता है कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, इसका मेजर फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, शरीर में विभिन्न प्रकार के संकुचन को करवाना और संकुचन की हेल्प से, कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट करवाना, गति करवाना। और नर्वस टिश्यू का काम है वेरियस बॉडी पार्ट्स को की वर्किंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करना और इन वेरियस बॉडी पार्ट्स के बीच में वर्किंग मैकेनिज्म को कंट्रोल करने के साथ साथ कोऑर्डिनेशन का काम भी करता है, उन्हें संयोजित रखने का काम
करता है। इसके अलावा बॉडी में वेरियस टाइप ऑफ इम्पल्स जनरेट होने वाले इम्पल्सेस के कंडक्शन में सहायता करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू की। उपकला उत्तक एपिथेलियम टिश्यू। टर्म एपिथेलियम, ये जो शब्द एपिथेलियम है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। इपी प्लस थीलियोस। इपी का मतलब होता है अपॉन, यानी के ऊपर, प्लस थीलियोस का अर्थ होता है ग्रोज, यानी वृद्धि करना। तो एपिथेलियम टर्म दो शब्दों से मिलकर बना है, एपी प्लस थीलियोस। एपी का मतलब होता है अपॉन यानी के ऊपर, और थीलियोस का अर्थ होता है ग्रोज यानी वृद्धि करना। दैट मीन्स ऐसा टिश्यू, ऐसा उत्तक जो किसी अन्य उत्तकों पर या किसी अन्य बॉडी पार्ट्स पर, अदर बॉडी पार्ट्स और अदर टिश्यूज पर ग्रोथ करता है, एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है। तो ऐसा टिश्यू जो अदर टिश्यूज के ऊपर वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है। ये टर्म एपिथेलियम, इस एपिथेलियम टर्म को सबसे पहले प्रपोज किया था, proposed by मेयर। टर्म एपिथेलियम सबसे पहले किसने दी? मेयर ने। मेयर ने इस एपिथेलियम टिश्यू टर्म को प्रपोज किया था, जो कि दो शब्दों से बना है, एपी मीन्स अपॉन एंड थीलियोस मीन्स ग्रोज। ऐसा टिश्यू जो अदर टिश्यूज पर ग्रोथ करता है। द टिश्यू विच ग्रोज ऑन अदर टिश्यू इज नोन एज एपिथेलियम टिश्यू। ऐसा उत्तक जो अन्य उत्तकों या अन्य शरीर भागों पर वृद्धि करता है, एपिथेलियम टिश्यू कहलाता है। ये एपिथेलियम शब्द मेयर ने दिया था। एपिथेलियम टिश्यू की ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति, बॉडी में मिलने वाला एकमात्र ऐसा उत्तक है, वन एंड ओनली टिश्यू है, जो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ बेसिक जर्म लेयर से डेवलप होता है। ये एक अकेला ऐसा टिश्यू है जो तीनों प्रकार की जर्म लेयर, जनन स्तरों से डेवलप होता है। तो इसका ओरिजिन फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एम्ब्रियोनल स्टेज में, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल स्टेज, एम्ब्रियोनल स्टेज में, एनिमल्स में एम्ब्रियोनल स्टेज में 3 बेसिक जर्म लेयर्स बनती है। 3 आधारीय जनन स्तर बनते हैं, 3 आधारीय जर्म लेयर्स, बेसिक जर्म लेयर्स बनती है, जिन्हें एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म कहा जाता है। इन तीनों डर्म लेयर से, इन तीनों जनन स्तरों से वेरियस बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं। बॉडी में प्रेजेंट सभी ऑल टाइप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट इन्हीं 3 बेसिक जर्म लेयर से होता है। एपिथेलियम टिश्यू एक अकेला ऐसा टिश्यू है, वन एंड ओनली टिश्यू है, जो तीनों डर्म लेयर से डेवलप किया जाता है। ये तीनों डर्म लेयर से डेवलप होने वाला टिश्यू है। एक्टोडर्म से भी ये ओरिजिनेट होता है, एंडोडर्म से भी होता है एंड मेसोडर्म से भी इसका ओरिजिन होता है। एपिडर्मल टिश्यू, ये ओरिजिन के बाद यदि हम इस टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी विशेषताएं देखें, तो इस टिश्यू की कुछ विशेषताएं हैं। ये टिश्यू कैरेक्टर्स,
इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसकी हेल्प से हम इस टिश्यू को इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पहला कैरेक्टर क्या होगा? इट इज originate from all germ layers। ये सभी जनन स्तरों से उत्पन्न होने वाला टिश्यू है। ऑल जर्म लेयर्स मीन्स एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। तीनों तरह की जर्म लेयर से ये डेवलप होता है। सेकेंड, इट grows on other tissue। ये हमेशा दूसरे अदर टिश्यूज के ऊपर ग्रोथ करता है। लाइक ग्रोज ऑन कनेक्टिव टिश्यू। उपकला उत्तक हमेशा किसके ऊपर ग्रोथ करेगा? उपकला उत्तक एपिथेलियम टिश्यू हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है। इस टिश्यू की एक खास बात है, इस टिश्यू में एपिथेलियम टिश्यू में मिलने वाली सेल्स, एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स में कभी भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है दो सेल्स के बीच में मिलने वाला गैप या स्पेस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल है। इस ग्रुप ऑफ सेल में दो या नेबरिंग एडजेसेंट सेल्स, दो या दो से ज्यादा एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट वैकेंट स्पेस, जिसे मैंने शेडिंग देकर शो किया है। ये शेडेड स्पेस जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इस स्पेस को इंटर सेलुलर स्पेस कहा जाता है। इस तरह का सेल्स के बीच में मिलने वाला ये गैप, इंटरसेलुलर स्पेस, एपिथेलियम टिश्यू में नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। एपिथेलियम सेल्स इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रखती है। इसी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होने के कारण अंतराकोशिकीय अवकाश, अंतराकोशिकीय अवकाश दो कोशिकाओं के मध्य मिलने वाला रिक्त स्थान, दो सेल्स के बीच में मिलने वाला स्पेस जिसे इंटरसेलुलर स्पेस, अंतराकोशिकीय अवकाश कहा जाता है। ये अंतराकोशिकीय अवकाश एपिथेलियम टिश्यूज की सेल में नहीं होता है। इसी वजह से इस टिश्यू में ब्लड सप्लाई नहीं होती। दैट मीन्स इट कैन नॉट कंसिस्ट ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होने के कारण, अंतराकोशिकीय अवकाश की एब्सेंस के कारण ये टिश्यू, इस टिश्यू में ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं होती है। तो यदि इस टिश्यू में ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट नहीं है तो इस टिश्यू की सेल्स को न्यूट्रिशन, पोषण कहाँ से मिलता है? इस टिश्यू, इस उपकला उत्तक की कोशिकाओं को पोषण हमेशा इसके एडजेसेंट प्रेजेंट अदर टिश्यूज से ये सेल्स अपना न्यूट्रिशन लेती है। जैसे एपिथेलियम टिश्यू किस पे ग्रोथ कर रहा है? हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करता है। तो ये एपिथेलियम टिश्यू में प्रेजेंट सेल्स कनेक्टिव टिश्यू से अपनी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है। एक और कैरेक्टर है इसका, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, द सेल्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, द सेल्स ऑफ epithelium tissue obtain their nutrition from nearby present connective
टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू में प्रेजेंट उपकला उत्तक में उपस्थित कोशिकाएं अपना पोषण हमेशा कहाँ से लेगी? जिस उत्तक पर ये ग्रोथ कर रही है, जिस उत्तक पर ये टिश्यू डेवलप हो रहा है, उसी उत्तक की नियर बाय टिश्यूज की सेल से ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है। तो एपिथेलियम टिश्यू को आइडेंटिफाई करने के कैरेक्टर्स क्या हैं या इसे पहचानने के मुख्य लक्षण क्या है? सबसे पहली बात, ये तीनों तरह की जर्म लेयर से डेवलप होता है। सेकंड, ये हमेशा किसी अदर टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करेगा, हमेशा किसी अदर टिश्यू पे ग्रोथ करेगा, जैसे कनेक्टिव टिश्यू पे, हमेशा ये कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रोथ करता है। थर्ड, एपिथेलियम टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स में गैप प्रेजेंट नहीं होते, यानी सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, सघनता से व्यवस्थित रहती है। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होगा सेल्स का, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस, अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। चौथा कैरेक्टर, अंतराकोशिकीय अवकाश नहीं होने से, इंटरसेलुलर स्पेस की एब्सेंस के कारण इस टिश्यू में ब्लड वेसल्स और ब्लड सप्लाई नहीं होती है, रक्त वाहिनियां और रक्त का संचरण नहीं होता है। दैट मीन्स इस टिश्यू को न्यूट्रिशन देने के लिए ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ये टिश्यू अपना न्यूट्रिशन हमेशा नियर बाई टिश्यू से लेता है, पास में उपस्थित अन्य उत्तकों से ये अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। इसका एक और इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक कैरेक्टर है, द एपिथेलियम टिश्यू always consist basement membrane। एपिथेलियम टिश्यू हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन युक्त होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन रखने वाला होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब आधारीय झिल्ली। अगर हम इस टिश्यू की स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये टिश्यू सबसे पहली बात अदर टिश्यूज पे ग्रोथ करता है। जैसे मान लेते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू है, इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ग्रोथ करने वाला टिश्यू है एपिथेलियम टिश्यू। तो जब भी एपिथेलियम टिश्यू किसी अदर टिश्यूज के ऊपर ग्रोथ करता है तो ये एपिथेलियम टिश्यू एक स्पेसिफिक पतली झिल्ली, एक थिन मेम्ब्रेन के ऊपर ग्रोथ करता है। इस थिन मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन आधारीय झिल्ली कहा जाता है। इसी आधारीय झिल्ली पर अब एपिथेलियम टिश्यू की सेल्स ग्रोथ करती है। एपिथेलियम टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, एपिथेलियम टिश्यू हमेशा किसके साथ लाइंड रहेगा? द एपिथेलियम टिश्यू इज ऑलवेज लाइंड बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। यह आधारीय झिल्ली से के ऊपर ग्रोथ करता है हमेशा और कनेक्टिव टिश्यू के कांटेक्ट में रहता है। एपिथेलियम सेल्स जो हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन रखने वाली होगी, नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और इसकी अदर अपोजिट साइड हमेशा फ्री साइड होती है। एपिथेलियम टिश्यू में ये प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन दो लेयर्स में डिवाइड रहती है। एपिथेलियम टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन दो लेयर्स में डिवाइड रहती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो लेयर्स हैं, यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो मैंने दो लेयर बनाई है बेसमेंट मेम्ब्रेन की। बेसमेंट मेम्ब्रेन की अपर लेयर बेसल लेमिना कहलाती है। अपर लेयर बेसल लेमिना कहलाती है। इस बेसल लेमिना का फॉर्मेशन एपिथेलियम सेल इटसेल्फ करती है, खुद करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में दो लेयर्स प्रेजेंट हैं। एक लेयर जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है इसे बेसल लेमिना कहा जाता है। ये बेसल लेमिना एपिथेलियम सेल्स से सिक्रीट की जाती है। नीचे वाली लेयर लोअर लेयर
जो कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट करती है एपिथेलियम टिश्यू को, ये लोअर लेयर कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू सिक्रीट की जाती है। अपर लेयर हमेशा एपिथेलियम सेल्स से सिक्रीट होगी और लोअर लेयर कनेक्टिव टिश्यू से सिक्रीट होती है। इस लोअर लेयर में म्यूकोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होता है। ये लोअर लेयर म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जिसका चीफ कंटेंट हाइलुरोनिक एसिड होता है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई लोअर लेयर जो कनेक्टिव टिश्यूज से सिक्रीट होती है, इस म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी हुई लोअर लेयर का चीफ कंटेंट हाई एल्यूरोनिक एसिड होता है। ये हाई एल्यूरोनिक एसिड बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हाई एल्यूरोनिक एसिड दो तरह के कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड ग्लूकोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड से बनी हुई लोअर लेयर दो तरह के कंपोनेंट्स के अल्टरनेटिवली अरेंज होने से डेवलप होती है। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट दैट मीन्स एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एंड ग्लूकोनिक एसिड, ये अल्टरनेटली बेसल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन की लोअर लेयर में प्रेजेंट हाई एल्यूरोनिक एसिड, ये किससे बनता है? हाई एल्यूरोनिक एसिड हाई एल्यूरोनिक एसिड बनता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन और ग्लूकोनिक एसिड के अल्टरनेटली अरेंज होने से। तो इस तरह से बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दो लेयर्स में डिवाइड रहती है, बेसल लेमिना जो एपिथेलियम से सिक्रीट होगी और लोअर लेयर बेसल लेमिना के नीचे प्रेजेंट एक और लेयर जो कनेक्टिव टिश्यू से सिक्रीट होती है। ये लोअर लेयर मोस्टली म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है, जिसमें चीफ कंटेंट होता है हाई एल्यूरोनिक एसिड। ये हाई एल्यूरोनिक एसिड किससे बनता है? दो तरह के कंपोनेंट से बनता है अल्टरनेटली अरेंज होने से। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन हमेशा ग्लूकोनिक एसिड के साथ अल्टरनेटली अरेंज रहता है। ये बनने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन जो एपिथेलियम टिश्यू के साथ हमेशा प्रेजेंट होगी, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह वर्क करती है। और इसी मेम्ब्रेन की हेल्प से कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट न्यूट्रिटिव सब्सटेंस एपिथेलियम टिश्यूज तक सप्लाई किए जाते हैं। तो इस तरह से एक एपिथेलियम टिश्यू हमेशा किससे लाइन रहेगा? बेसमेंट मेम्ब्रेन से लाइन रहता है। एनिमल्स में मिलने वाले ये कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट सेल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, कनेक्टिव टिश्यूज में प्रेजेंट एपिथेलियम टिश्यू में प्रेजेंट एपिथेलियम सेल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए एपिथेलियम टिश्यूज में वेरियस टाइप ऑफ कनेक्शन और जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू का फॉर्मेशन करने वाली एपिथेलियम सेल्स, जैसे सपोज दैट ये एक एपिथेलियम सेल है और इसके नियर बाय ये दूसरी एपिथेलियम सेल है। दो एडजेसेंट एपिथेलियम सेल्स, दो समीपवर्ती उपकला कोशिकाओं को स्ट्रेंथ देने के लिए, इन्हें स्ट्रेंथ ताकत देने के लिए
दोनों सेल्स के बीच में कुछ स्पेसिफिक जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेसिफिक संधियां पाई जाती है, जोड़ पाए जाते हैं। ये जोड़ एपिथेलियम टिश्यूज में 3 कैटेगरी के होते हैं। इंटरडिजिटेशन, अंतर्गुलन, मैकुला एडहेरेंस और जोनुला ऑक्लिडेंस। जोनुला ऑक्लिडेंस को टाइट जंक्शन भी कहा जाता है और मैकुला एडहेरेंस को डेस्मोसोम भी कहा जाता है। तो एपिथेलियम टिश्यू में प्रेजेंट एपिथेलियल सेल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, इन्हें मजबूती देने के लिए, इन एपिथेलियम टिश्यूज में प्रेजेंट नियर बाई एडजेसेंट टू एपिथेलियम सेल्स के बीच में वेरियस टाइप ऑफ कनेक्शन प्रेजेंट होते हैं। विभिन्न प्रकार के की संधियां पाई जाती है जो दो नियर बाई सेल्स को स्ट्रेंथ देती है, ताकत देने का काम करती है। ये जंक्शंस अलग अलग कैटेगरी के हैं, जैसे इंटरडिजिटेशन, अंतर्गुलन ऐसा जंक्शन है, दो एपिथेलियम सेल्स के बीच में मिलने वाला ऐसा जंक्शन है जिसमें दोनों एपिथेलियम सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो नियर बाई एपिथेलियम सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंगुलियों की तरह आउटग्रोथ्स डेवलप करती है, अंगुली की तरह प्रवर्ध निकालती है, और ये आउटग्रोथ्स दोनों नियर बाई सेल्स से निकलने वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स एक दूसरे के साथ अंगुलियों, जिस तरह से हम दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसाते हैं, उसी तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डेवलप होने वाली आउटग्रोथ्स एक दूसरे के साथ फंसकर इंटरडिजिटेशन बना लेते हैं, यानी एक के ऊपर एक व्यवस्थित हो जाती है और इस तरह से सेल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। इंटरडिजिटेशन में एक एपिथेलियम सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक आउटग्रोथ बनाती है और इसी तरह से नियर बाय एपिथेलियम सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी फिंगर लाइक आउटग्रोथ डेवलप करती है। ये दोनों फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो नियर बाय एपिथेलियम सेल से डेवलप होती हैं, ये दोनों फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होकर इंटरडिजिटेशन यानी अंगुलियों के अंदर फंसी हुई अंगुली जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है और इसी जंक्शन को इंटरडिजिटेशन कहा जाता है, अंतर्गुलन कहा जाता है, जो दो सेल्स को एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज रहने में सहायता करती है, सघन रूप से व्यवस्थित रहने में सहायता करती है। सेकंड है मैकुला एडहेरेंस टाइप का जंक्शन या डेस्मोसोम्स। ये इस तरह का ऐसा जंक्शन है जिसमें दोनों एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों निकटवर्ती कोशिकाओं एडजेसेंट सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ अटैच होकर स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है और इसी फूली हुई बटन लाइक स्ट्रक्चर को डेस्मोसोम कहा जाता है। अंगुली जैसी स्ट्रक्चर्स को इंटरडिजिटेशन कहेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो एक के ऊपर एक ओवरलैप रहती है, इसे इंटरडिजिटेशन कहेंगे। और इसी तरह से दो आसपास नेबरिंग सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स जब एक दूसरे से चिपक कर अटैच होकर बटन लाइक स्वेलिंग शो करती है, तो इस बटन लाइक स्वेलिंग को डेस्मोसोम्स कहा जाता है और इन्हीं डेस्मोसोम्स से थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है
डेस्मोसोम की इस बटन लाइक स्ट्रक्चर से निकलने वाली ये थिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर टोनोफिलामेंट कहलाते हैं। डेस्मोसोम्स में प्रेजेंट ये टोनोफिलामेंट्स दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहते हैं, कोशिका द्रव में बिखरे हुए रहते हैं, और इसी डेस्मोसोम्स के टोनोफाइब्रिल्स की हेल्प से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरी सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्शन रखता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का जंक्शन डेस्मोसोम्स या मैकुला एडहेरेंस कहलाता है। तीसरा जंक्शन है जो एपिथेलियम सेल्स को एक दूसरे से जोड़ने या चिपकाने का कार्य करता है, जोनुला ऑक्लेडेंस। जोनुला ऑक्लेडेंस एक ऐसा जंक्शन है जिसमें दोनों सेल्स, दो नियर बाय सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे से टाइटली स्टिक रहती है, चिपकी हुई रहती है, टाइटली पैक रहती है, और इस तरह के जंक्शन को टाइट जंक्शन या जोनुला ऑक्लेडेंस भी कहा जाता है। जोनुला ऑक्लेडेंस का मतलब या टाइट जंक्शन का मतलब क्या है? दो निकटवर्ती सेल, दो नियर बाय सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी लेंथ वाइज एक दूसरे से कंप्लीटली लेंथ वाइज चिपकी हुई रहती है, डायरेक्ट कांटेक्ट रखती है। इस तरह के डायरेक्ट कांटेक्ट वाले जंक्शन को टाइट जंक्शन या जोनुला ऑक्लेडेंस कहा जाता है। तो तीन तरह के जंक्शंस मिलते हैं एपिथेलियम सेल्स में, जो एपिथेलियम सेल्स को एक दूसरे से जोड़े रखते हैं और उन्हें स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। पहला है इंटरडिजिटेशन, जिसमें जिस तरह से हम दोनों हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में फंसा लेते हैं, उसी तरह से दोनों निकटवर्ती सेल्स, नेबरिंग सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फिंगर लाइक आउटग्रोथ बनाती है। दोनों सेल्स की बनने वाली ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करती है, अतिव्यापन करती है। तो इस तरह से निकलने वाली ये आउटग्रोथ्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ्स एक दूसरे में फंसकर एक स्पेसिफिक जंक्शन बनाती है, जिसे हम टाइट जंक्शन कहते हैं। डेस्मोसोम्स या मैकुला एडहेरेंस ऐसा जंक्शन है एपिथेलियम सेल्स के बीच में मिलने वाला ऐसा जंक्शन जिनमें दोनों नियर बाय सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक एरिया से चिपककर स्वेलिंग शो करती है, फूली हुई संरचना बनाती है, स्वेलिंग शो करती है। इस बटन लाइक स्वेलिंग को डेस्मोसोम कहा जाता है, और डेस्मोसोम्स से ही थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहते हैं, जिन्हें टोनोफिलामेंट या टोनोफाइब्रिल्स कहा जाता है। ये टोनोफिलामेंट्स दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करते हैं। और तीसरा टाइट जंक्शन, जिसमें दोनों सेल्स डायरेक्टली अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टाइटली चिपकी हुई रहती है, अडेयर रहती है। इस तरह के जंक्शन को जोनुला ऑक्लेडेंस या टाइट जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, उपकला उत्तक के प्रकार।